था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट है, if total external force, if total external torque acting on a system or a body is zero, then angular momentum remains same. Angular momentum remains same forever. Remains same forever. हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा के लिए कांस्टेंट कब हो जाती है? जब सिस्टम पे टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सिस्टम पे, किस पे? सिस्टम पे या बॉडी पे अगर टोटल टॉर्क जीरो हो जाए तो फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलती है। इसी लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे। देखो पिछले क्लास का मैं दिखाता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट था। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ये सारे एग्जाम्पल्स थे। एक लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था और ये होमवर्क दिया था। एक भी स्टूडेंट ने इसका आंसर करके नहीं भेजा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क। होमवर्क में क्या क्वेश्चन है? रॉड को रोटेट कर दिया और फिर लास्ट में हमने क्या किया? एक पॉइंट मास को रख दिया है, एक स्टोन को रख दिया है रॉड के एंड पे। तो बतानी थी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। कैलकुलेट करते हैं। देखो इस तरह से रॉड गिवन थी, इस तरह से रॉड है और रॉड की मास और लेंथ गिवन है। रॉड की मास m0 और लेंथ l0 सपोज कर लो, और ये रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट से। अब हमने क्या किया है? रॉड पे, रोटेटिंग रॉड पे, सेम रॉड है, डिफरेंट रॉड नहीं है, सेम रॉड है। सेम रॉड पे क्या किया है? हमने एक पॉइंट मास को रख दिया है। रोटेटिंग रॉड को, रोटेटिंग रॉड पे जेंटली पॉइंट मास को रख दिया। तो अब बतानी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब बतानी है। ये क्वेश्चन था। तो क्या करते हैं? देखो सिस्टम पे बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। रॉड तो इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस प्लेन में, इस तरह से इस प्लेन में रोटेट कर रही है। इस प्लेन में कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है रॉड पे। तो जब टॉर्क नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगी वही एंगुलर मोमेंटम फाइनल भी होगी। फाइनल और इनिशियल की एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी? सेम रहेगी। फाइनल और इनिशियल की एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम लिखी जाती है आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे इनिशियल होगा आई और इनिशियल ओमेगा, और यहाँ पे आई फाइनल होगी और ओमेगा भी फाइनल होगी। अब आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल रख दो। देखो ये एक रॉड है और एक्सिस रॉड के एंड से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर रॉड के एंड से एक्सिस पास हो रही होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है? तो हमने देखो दो दो फॉर्मूला इस तरह से बताया था कि अगर रॉड के मिडिल पॉइंट से पास करे एक्सिस, मिडिल पॉइंट से पास करे एक्सिस,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml²/12। और हमने बोला था कि रॉड के अगर एंड से एक्सिस पास होती है, एंड से एक्सिस पास होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ml²/3। ये कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट याद है? तभी तो अप्लाई कर पाएंगे ना, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखो यहाँ पे केवल एक रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? एक्सिस एंड से पास हो रही है, तो m0 L0²/3। और इनिशियल ओमेगा कितनी है? ओमेगा नॉट इक्वल्स टू। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो फाइनल तो एक रॉड है और एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी रॉड की प्लस पॉइंट मास की। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या दिखाना पड़ेगा? ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और फाइनल ओमेगा हमने लेट किया है ओमेगा। अब बताओ, ओमेगा रॉड की तो वही है जो अब पहले लिखा था, m0 L0²/3। पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक्सिस हो गिवन, पॉइंट मास mr डिस्टेंस अवे हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। तो इस क्वेश्चन में देखो, पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे है? पॉइंट मास L0 डिस्टेंस पे है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? mL0²। ये हो जाएगी पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगी? mL0²। ये हो जाएगी इनटू ओमेगा। ये किसके इक्वल है? m0 L0²/3 इंटू ओमेगा नॉट, इसके इक्वल है। तो क्या ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? m0 L0² ओमेगा नॉट ओवर 3 डिवाइडेड बाय m0 L0²/3 प्लस mL0²। देखो L0² कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। आगे रिजल्ट क्या आया? देखो ओमेगा की वैल्यू आई m0 ओमेगा नॉट बाई 3। नीचे में भी देखो एलसीएम 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा m0 प्लस 3m। ऐसा आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा की फाइनल वैल्यू क्या आती है? ओमेगा की फाइनल वैल्यू आती है m0 ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय m0 plus 3m. This is the final angular velocity. This is the final angular velocity. तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करी जाती है। फिजिक्स में बहुत जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप सोच करके बताना। जैसे मान लो कि एक सन है, सन दी गई है, ये सन है। आपको पता है प्लेनेटरी सिस्टम में क्या होती है? सन के अबाउट अलग अलग प्लेनेट सर इलेप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। इस तरह से इलेप्टिकल पाथ पे घूमते हैं सन के अबाउट सारे प्लेनेट। ऐसे नहीं, यहाँ पे मरकरी होता है, वेनस, अर्थ, यहाँ कहीं अर्थ होगा, यहाँ कहीं अर्थ होगा। तो अब जरा सोच करके बताओ, अब जरा सोच करके बताओ कि मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, I assuming a system of earth and sun। अर्थ और सन को ना एक सिस्टम बना दे रहा हूं।
अर्थ और सन को क्या बना दे रहा हूँ, एक सिस्टम बना दे रहा हूँ। तो अर्थ और सन का जो सिस्टम बना है, उसमें सिस्टम का मतलब अब केवल हम अर्थ और सन पे फोकस करेंगे, किसी और पे नहीं। मान लो अगर ये सन है और यहाँ कहीं से अर्थ एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है सन के अबाउट, तो अब इस सिस्टम में केवल यही दो दिखना चाहिए। अर्थ क्या करता है ना, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है और इधर भी घूमता है, ऐसे भी चलता है। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अर्थ यहाँ होगी, तब भी घूम रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी। इस तरह से ना अर्थ सन के अबाउट 365 ऑन एन एवरेज डे में सर्कुलेट करती है सन के अबाउट। 365 डेज में सन के अबाउट ऐसे सर्कुलेट करती है, स्पिन भी करती जाती है और आगे भी बढ़ते जाती है। तो अब आप बताओगे कि अर्थ और सन जो हमने सिस्टम लिया है, उस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या बदलेगी। सन और अर्थ सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी या बदलेगी भी। आंसर ये है। इन अर्थ प्लस सन सिस्टम, इन अर्थ प्लस सन सिस्टम angular momentum is conserved or not, angular momentum is conserved or not। कंजर्व रहेंगी। हाँ, क्यों कंजर्व रहेंगे? क्यों कंजर्व्ड रहेंगे, बताएंगे? क्यों कंजर्व रहेंगे एंगुलर मोमेंटम? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। देखते हैं कैसे। सही आंसर है, आंसर सही है। देखते हैं कैसे अप्लाई नहीं होगा, देखते हैं। एक सन और अर्थ हमारे पास है सिस्टम में, और अर्थ इस तरह से एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। हमें पता है अर्थ अर्थ को सन से जोड़ने वाला एक ही फोर्स है, अर्थ को सन से बांध करके रखने वाला एक ही फोर्स है, वह है ग्रेविटी। अगर सन की मास है m कैपिटल और अर्थ की मास है स्मॉल m और ये वाली डिस्टेंस है r, तो फोर्स अर्थ पे कितनी लगेगी? फोर्स अर्थ पे लगेगी Gmm ओवर r स्क्वायर, और इतना ही फोर्स सन के सेंटर पे भी लगेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो कोई भी पॉइंट ले लो स्पेस की और आप टॉर्क निकालो। जैसे मैं ये वाला ले रहा हूँ, सेंटर को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टॉर्क अबाउट सी। तो टॉर्क अबाउट सी क्या होगी? देखो, जितनी भी फोर्सेज हैं, जैसे इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, तो F1 भी इसी पॉइंट से पास कर रहा। तो आपको मैं पहले ही बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कि मान लो आपके घर में कोई गेट है और यहाँ पे हिंज है, और हिंज पे ही फोर्स लगाएंगे तो घूमेगी गेट? क्या नहीं घूमेगी, क्लोज या ओपन नहीं होगी गेट। थोड़ा सा ना हमें डिस्टेंस चाहिए, वहां पे अगर आप फोर्स लगाओगे तभी जा करके ना ये गेट क्लोज या ओपन हो। तो ये फोर्स देखो हिंज पे ही डायरेक्ट जा रहा, और दूसरा फोर्स जो अर्थ लग रहा वो भी हिंज से ही क्रॉस कर रहा है। इसलिए टोटल जो टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क ड्यू टू F1 एंड टॉर्क ड्यू टू F2, अगर इसको F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ,
तो F1 का भी टॉर्क 0 है और F2 का भी टॉर्क 0 है, तो टोटल टॉर्क क्या हो गई? 0। और आपको पता है किसी भी सिस्टम पे टोटल टॉर्क 0 हो तो क्या कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम। टोटल टॉर्क 0 अगर किसी सिस्टम पे हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसको हमने ग्रेविटेशन में केप्लर्स लॉ में यूज भी किया है क्लास में। इसका यूज कैसे किया था ग्रेविटेशन में? ये बताया था कि मान लो यहाँ पे सन है और इस तरह से अर्थ एलिप्टिकल पाथ पे जा रही है, तो मैंने बोला था कि मान लो ये वाला डिस्टेंस है r1 और मान लो कि ये वाला डिस्टेंस है r2, है ना। और मान लो यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड है अर्थ की v2। तो रिलेशन बनाओ, v1 v2 में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन v1 v2 r1 r2, इनमें क्या रिलेशन है? तो वहां पे हमने बोला था ना, वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम बदलने वाली नहीं है। हमें पता है क्यों नहीं बदलने वाली है। अभी हमें पता चला कि क्योंकि टोटल टॉर्क सिस्टम पे 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगी। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं r क्रॉस p। देखो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो r क्रॉस p को सिंपली r इंटू पी लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा में थीटा 90 होगा तो 1 हो जाएगा ना साइन 90 की वैल्यू। और p क्या होती है? p मोमेंटम होती है, मोमेंटम होती है m भी। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम तो कभी बदलने वाली है ही नहीं। इसका मतलब m1 v1 r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2। लेकिन अर्थ की मास भी तो नहीं बदलेगी ना, तो इसलिए मास सेम ही रहेगा। तो क्या रिलेशन आ गया? v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। इसका मतलब ये भी हो गया कि v1 बाई v2 हो जाएगी r2 बाई r1। और यहाँ से ये पता चला कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। या ऊपर से भी हम कह सकते हैं कि हम भी r कांस्टेंट रहनी है, अब मास भी कांस्टेंट ही रहनी है, तो वी आर हो गई कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गई। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मीन्स व्हाट? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मीन्स मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है और अर्थ यहाँ पे है, और किसी समय अर्थ यहाँ पे ए पोजीशन पे है और बी पोजीशन पे है। तो बताओ किस पोजीशन पे अर्थ की स्पीड ज्यादा है? अर्थ की स्पीड किस पोजीशन पे ज्यादा है? बी पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ज्यादा है? किस पोजीशन पे ज्यादा है? वेलोसिटी ज्यादा या कम बताना है, ज्यादा या बी कम पोजीशन बतानी। पे ज्यादा। तो अभी हमने पढ़ा क्या? भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर जिसकी कम होगी उसकी भी ज्यादा होगी। तो देखो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ इसकी स्पीड होगी कम, और ये वाली डिस्टेंस कम है तो इसकी स्पीड होगी ज्यादा। इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन वी ए, स्पीड क्या होगी? वी की ग्रेटर होगी, वी की स्पीड होगी ग्रेटर। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। अच्छा देखो तुम लोगों ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कंजर्वेशन रूल लगाते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोस की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बोस थ्योरी, बोस थ्योरी क्या कहता है?
तो बोस थ्योरी का जो सेकेंड पोस्टुलेट्स है, बोस थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट्स याद है किसी को? बोस थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है? क्या है बोस थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट्स? तो बोस थ्योरी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोस थ्योरी में बोस साहब बोलते हैं ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी इन अ ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी? तो देख लेते हैं इसको भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मिडिल वाला पार्ट होता है किसी एटम का, उसमें क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है? प्रोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ प्रोटॉन्स पार्टिकल्स। और सराउंडिंग में क्या होते हैं? सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ये प्लेनेटरी सिस्टम जैसा ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो किसी, मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, लेट वी अज्यूम अ सिस्टम मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वन इलेक्ट्रॉन की मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, है ना। किसको सिस्टम बनाते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन को मैं सिस्टम बना रहा हूं। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा जो हमने माना है सिस्टम में। हमने सिस्टम में माना है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस में क्या होगी? प्रोटॉन्स होंगे। और क्या होंगे? ये हमने येलो लाइन से न्यूट्रॉन्स को दिखाया है, और रेड डॉट से मैं प्रोटॉन्स को दिखा रहा हूं। तो इस तरह से है। और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को हमें शो करना है। ये है इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साइज पता है ना, बहुत छोटी होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन। अब क्या होगा? ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं, सबका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। और मान लो पूरे पूरे न्यूक्लियस के, पूरे एटम का एटॉमिक नंबर है Z। तो कितना चार्ज हो जाएगा इस न्यूक्लियस में? Ze+ हो जाएगी क्या चार्ज? Ze+ हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के पास है E-। ये वाला डिस्टेंस है R। तो कितना फोर्स अप्लाई होगा? कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा? इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा फोर्स, और साथ में साथ न्यूक्लियस पे भी अप्लाई होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो कितनी फोर्स हो जाएगी? तो फोर्स हो जाएगी K(Q1 Q2/R²। और यहाँ पे भी यही फोर्स अप्लाई होगा इस साइड, K(Q1 Q2/R²। अब फिर से बताओ, अगर ये पॉइंट है C, तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट C? C के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी फोर्स हैं, जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूँ, सारे फोर्स उसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा, उसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा, इसलिए टोटल टॉर्क क्या हो जाएगी? 0। और टोटल टॉर्क 0 मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगी?
एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी कांस्टेंट। और इसी पोस्टुलेट्स में ना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी कांस्टेंट। तो एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम अभी क्या दिखाया था, एम वी आर, तो एम वी आर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को 4n ऑर्बिट, 4nth ऑर्बिट, इसी को मैथमेटिकली बोस ने प्रूव करा था कि ये जो कांस्टेंट होगा ऑर्बिट्स के टर्म में होगी NH/2π, जिसको NH क्रॉस भी बोली जाती है। तो MVR की वैल्यू क्या हो गई, NH/2π और NH क्रॉस। तो यही था ना बोस का सेकेंड पोस्टुलेट्स, ये बोस सेकेंड पोस्टुलेट्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो इस तरह से हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करनी है। हमेशा सर्च करना है कि सिस्टम पे कहीं नेट टॉर्क जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। अब जरा बताना एक एग्जांपल, जैसे ना मैं क्या करता हूँ, एक टर्न टेबल है, क्या एक टर्न टेबल है, एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल क्या होती है, जो रोटेट करेगा। इस तरह से एक टर्न टेबल है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है टर्न टेबल। कितने से रोटेट कर रही है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। और यहाँ पे एक गर्ल डांस कर रही है। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन है कि अपने हैंड को इस तरह से फोल्ड करके रखी है, ऐसे, यानी एकदम एक एक्सिस के सिमेट्रिक इस तरह से डांस कर रही है। अब इसने क्या किया है, ये इनिशियल सिचुएशन थी, ये क्या थी हमारी इनिशियल सिचुएशन थी। अब फाइनल में उसी तरह की एक और डायग्राम बना रहा हूँ। सेम गर्ल डांसिंग में अलग अलग पोजीशंस होते हैं, जिसमें कि ये अपने हाथ पैर को इधर उधर कर सकता है। तो उस कंडीशन में इसने क्या करा है, अपने हैंड को ना थोड़ा इस साइड कर दिया, इस साइड, ठीक है, इस साइड कर दिया, ऐसे कर दिया, अपने हैंड को थोड़ा ऐसे कर दिया, फैला दिया, ऐसे फैला दिया। डांसिंग करते वक्त ऐसा किया है। तो अब बताना है ओमेगा क्या होगी, ओमेगा से ज्यादा होगी या कम होगी। दो ऑप्शन है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। क्या होगी, सोच के बताओ क्या होगी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो चेंज क्या आया है, बाहर से कोई टॉर्क लगा है क्या, बाहर से इस पे कोई फोर्स लगा है क्या, नहीं लगा ना। तो फोर्स ही नहीं लगा तो टॉर्क नहीं लगा। एक्सटर्नल टॉर्क है जीरो, बाहर से न तो कोई इसको पुल किया है या पुश किया है। तो जब फोर्स ही नहीं लगा है इस
सिस्टम पे, इस बॉडी पे, तो टॉर्क हो गई 0। और जब टॉर्क 0 हो गई तो एंगुलर मोमेंटम क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखा है, आई इंटू ओमेगा, ये हो जाएगी कांस्टेंट। तो बताओ पहले वाले सिस्टम में आई ज्यादा है कि बाद वाले सिस्टम में आई ज्यादा है? मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? I1 ग्रेटर देन I2 और I1 लेस देन I2? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है? कौन सा ऑप्शन है? I1 ग्रेटर है या I2 ग्रेटर है? किसी को नहीं पता है, लगता है सो रहा है सब। सर I2। I2 ग्रेटर है, सही है। देखो जब भी ना मास को नियरर रखेंगे और मास को डिस्टेंस पे रखेंगे तो फर्क ये हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। मास में तो बदलाव नहीं हुआ, डिस्टेंस बदल गया, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो I2 और I1 अगर है तो I2 ग्रेटर होगी I1 से। एक्सिस से अगर मास दूर चली जाए तो I बढ़ जाती है। यह कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? अगर मास एक्सिस से दूर चली जाती है, एक्सिस से दूर चली जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ जाती है, सिस्टम की बढ़ जाती है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है। हम हमेशा ऐसा सर्च करेंगे कि कहीं मास ज्यादा डिस्टेंस पे तो नहीं चला गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले अगर इस हाथ को इस तरह से फोल्ड करके रखा है तो मास एक्सिस से कम डिस्टेंस पे है और यही वाला पार्ट क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया। पहले कम डिस्टेंस है, अब ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर हो गई। तो I2 ग्रेटर देन I1, ये हो गया, I2 ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, I इंटू ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहना है। अगर I इंटू ओमेगा कांस्टेंट रहना है, I इंटू ओमेगा क्या थी, एंगुलर मोमेंटम, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। तो I इंटू ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गई। इसका मतलब I अगर ज्यादा हो गया है तो ओमेगा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया हूँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या सेकेंड ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है? ओमेगा यहाँ पे है, ओमेगा ओमेगा नॉट से ज्यादा होगी या कम? तो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया तो इसकी ओमेगा हो जाएगी कम। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आ गया समझ में सबको? तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। हमारे पास ना एक डिस्क है, इस तरह से एक डिस्क दी गई है, एक डिस्क दी गई है और इसकी मास गिवन है, इस डिस्क की मास m है
और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। अब मैंने क्या करा है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, एक और डिस्क को ला करके इस पे रख दिया है। एक और डिस्क को रोटेट कर रहा था यहाँ पे, और हमने क्या किया है, जेंटली एक और डिस्क ला करके यहाँ पे रख दिया, एक और डिस्क ला करके यहाँ पे रख दिया। ये डिस्क पहले घूम नहीं रहा था, इस डिस्क की ओमेगा क्या है, 0 है। और ये कितने से घूम रहा था, ये घूम रहा था ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट से घूम रहा था। और ये क्या था, रुका हुआ था, ऐसे था। मान लो ना ये एक ना पाइप है, एक्सिस के रूप में पाइप थी, और हमने क्या करा, यहाँ पे रखा था इसको रेस्ट में, इसको हमने रेस्ट में रखा, इसको हमने क्या करा, रेस्ट में रखा। इसकी मास है m, इसकी रेडियस है r, इसका मास है कैपिटल M, या इसको रेडियस को स्मॉल r बोल दो, इसका रेडियस है कैपिटल R। यहाँ पे ये रेस्ट में है, देखो घूम नहीं रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ से गिरा दिया।